मोदिग्लियानी एक बायोपिक ड्रामा है। ये कहानी विलक्षण प्रतिभाओं के धनी एक अल्हड़ इटालियन चित्रकार की है। अमेदो क्लेमेंते मोदिग्लियानी 20वीं सदी का एक महान चित्रकार था, जिसकी कलाकारी की सराहना पाब्लो पिकासो भी करते थे। लेकिन अपने बेपरवाह और मतवाले मिजाज की वजह से उसे वो ख्याति कभी नहीं मिली जिसके वो काबिल था। पिकासो के साथ मतभेद और उसके खुद के कारनामों ने उसे बर्बाद कर दिया। मोदिग्लियानी एक यहूदी था जिसकी पैदाइश इटालियन थी। जब वो बच्चा ही था, इटली में उसके पिता का कारोबार डूब गया और वे दिवालिया हो गए। उन पर इटालियन सरकार के टैक्स का भारी बकाया था। पुराने इटालियन कानून के हिसाब से टैक्स ना भरने वालों की जायदाद सरकार के कब्जे में चली जाती है। लेकिन तब मोदिग्लियानी की मां गर्भवती थी और पुराना इटालियन कानून ये भी कहता है कि एक गर्भवती महिला के बिस्तर पर जो कुछ भी होगा वो उसे अपने साथ रख सकती है। फिर क्या था, उन्होंने फर्नीचर, मिरर, गद्दे, कारपेट, कंबल और घर का जितना सामान बेड पर आ सकता था रख दिया। जब मोदिग्लियानी बड़ा हुआ तो उसका लगभग पूरा कलात्मक जीवन फ्रांस में बीता। फ्रांस के शहर पेरिस में रहते हुए उसने एक कलाकार के रूप में अलग तरह की ख्याति हासिल की। पाब्लो पिकासो के साथ उसके संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे। दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। इस साल पेरिस में चित्रकारी की एक प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है। जीतने वाले प्रतिभागी को 5000 फ्रैंक का इनाम मिलेगा। इतनी रकम काफी है किसी गुमनाम आर्टिस्ट को अच्छी जिंदगी देने के लिए। ऊपर से प्रतियोगिता जीतने पर ख्याति मिलेगी सो अलग। पेरिस का एक रेस्टोरेंट जहां अक्सर ढेरों चित्रकार इकट्ठा होते हैं, इस प्रतियोगिता के पैम्पलेट्स बांटे जा रहे हैं। यहाँ मौजूद कई चित्रकारों को लगता है कि वे इन प्रतियोगिताओं से ऊपर उठ चुके हैं, और ये बात सही भी है। पिकासो जैसे पेंटर्स को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। उनका नाम पहले ही बहुत बड़ा है और छोटे मोटे इनाम की उन्हें कोई जरूरत भी नहीं है। पिकासो के रफ स्केच भी इतने महंगे बिकते हैं कि रेस्टोरेंट में खा रहे सभी लोगों का बिल भर दे और मुनाफा भी बच जाए। उसने एक रफ स्केच बनाया और मैनेजर को थमा दिया। अगर इसमें साइन कर दे तो पूरे रेस्टोरेंट की कीमत निकल आए। कुछ देर बाद यहाँ मोदिग्लियानी भी आ गया और आते ही उसने माहौल में मस्ती भर दी। वो खुद जैसा है माहौल भी वैसा ही बना देता है। उसने आते ही आदतन पिकासो की बेइज्जती शुरू कर दी। उसके क्यूबिकल आर्ट्स पर व्यंग कसने लगा। उसने पिकासो के सब्र की परीक्षा तब तक ली जब तक कि वो शरीफी की चादर उतार कर उससे लड़ने के लिए उतारू नहीं हो गया। मोदिग्लियानी ये सब केवल मस्ती के लिए करता है। एक दिन किसी आर्ट क्लास में जब मोदिग्लियानी डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था, यहाँ एक स्टूडेंट जीन हेबुटन पर उसका ध्यान टिक सा गया, जैसे उसकी आंखें उसे उकसा रही हो। जब उसने जीन की डायरी देखी तो उसमें मोदिग्लियानी की तस्वीर थी। इसमें वो शराब की बोतल पकड़कर नाच रहा है। असल में लोगों के दिमाग में मोदिग्लियानी की यही छवि है, एक कलाकार जो शराबी और अल्हड़ है। उसने जीन से कहा कि वो भी उसकी तस्वीर बनाना चाहता है, लेकिन उसकी आंखें तब पेंट करेगा जब तक कि उसकी आत्मा को ना समझ जाए। कुछ समय बाद उसने जीन की तस्वीर बनाई, लेकिन तब आंखें ड्रॉ नहीं की। कुछ दिनों बाद उनमें अफेयर भी शुरू हो गया। एक दिन उसे अमेरिका के बड़े और अमीर बिजनेसमैन फोस्टर केन से मिलना था। वो न्यूयॉर्क के अपने आर्ट गैलरी के लिए उसकी बनाई तस्वीरें खरीदना चाहता है। हालांकि एक महिला ने उसे केन के बारे में बताया था कि इस आदमी के पास पैसा तो बहुत है, पर कला को लेकर कोई खास समझ नहीं है। केन से मिलने पर उसे ऐसा लगा भी। लेट आने के लिए उसने मोदिग्लियानी को टोक दिया और ऐसा जताया जैसे उसकी पेंटिंग खरीद कर वो उस पर कोई एहसान कर रहा है। आखिरकार मोदिग्लियानी से उसकी जरा भी नहीं जमी। उसने केन के बेटे पर शराब फेंक दी, जो मीटिंग के दौरान बेमतलब हंसे जा रहा था, और इसी के साथ डील कैंसिल हो गई। ऐसा नहीं है कि मोदिग्लियानी बहुत अमीर है। वो एक जर्जर हो चुके मकान में रहता है और कभी कभार जो थोड़े बहुत पैसे कमाता है उसे शराब में उड़ा देता है। उसके दोस्त भी उसी की तरह हैं और उनमें बहुत जमती है। जीन एक कैथोलिक है और वो एक यहूदी। उनके रिश्ते को समाज कभी भी जायज नहीं ठहराएगा। फिर भी उनका अफेयर जारी रहा और कुछ दिनों बाद जीन गर्भवती हो गई। पर दिक्कत सिर्फ ये नहीं है कि मोदिग्लियानी एक गरीब यहूदी है। दिक्कत तो ये है कि वो अपनी स्थिति में कोई सुधार करना भी नहीं चाहता है। वो पेंटिंग्स तभी बनाता है जब उसे पैसों की जरूरत हो और जितने से बस काम चल जाए। वो जीन से कहता है कि वो इस बच्चे को नहीं पाल सकता है।
और ना ही जीन का ख्याल रख सकता है। अगर पैसा ही दिक्कत है तो जीन के पास इसका उपाय है। वो एक आदमी एस्बो के पास जाती है, जो कि पेंटिंग्स के लिए ग्राहक ढूंढने का काम करता है। जीन एस्बो से कहती है कि वो पिकासो से बात करे और उसे मनाए कि वो अपने नए एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग के बगल में मोदिगिलानी की भी कम से कम एक पेंटिंग लगाने की अनुमति दे। हालांकि एस्बो चाहकर भी ऐसी गलती नहीं कर सकता है, क्योंकि मोदिगिलानी और पिकासो की दुश्मनी सभी जानते हैं। अगर मोदिगिलानी को पता चला कि वो उसके पेंटिंग्स की बिक्री के लिए पिकासो की मदद लेने गया था, तो वो उसे मार ही डालेगा। जब जीन ने देखा कि यहाँ काम नहीं बनने वाला है, वो खुद पिकासो से मिलने चली गई। ये पिकासो के लिए मोदिगिलानी से बदला लेने का एक अच्छा मौका था और उसने मोदिगिलानी पर फेवर करके ऐसा किया भी। पिकासो ने अपनी गैलरी में एक पोर्ट्रेट लगाने की अनुमति दे दी, लेकिन इसकी भी एक शर्त है। हालांकि एस्बो ने बाद में मोदिगिलानी को ये जरूर बता दिया कि उन्होंने उसके पोर्ट्रेट को डिस्प्ले करने के लिए पिकासो से रिक्वेस्ट किया है, पर एस्बो को ये मालूम नहीं है कि पिकासो ने इसके लिए जीन के सामने क्या शर्त रखी है। आजकल मोदिगिलानी की तबीयत थोड़ी नासाज रहती है। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसका फेफड़ा आधा खराब हो चुका है, उसे सिगरेट और शराब से दूर रहना चाहिए। पर जैसा होता है, उस पर डॉक्टर की किसी सलाह का कोई असर नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद पिकासो ने अपने नए कलेक्शन का एग्जीबिशन किया। कई नामी लोग यहाँ उसकी प्रदर्शनी देखने आए हैं। यहाँ मोदिगिलानी भी है और प्रदर्शनी में उसकी एक पेंटिंग भी, जो काफी वाहवाही बटोर रही है। असल में आज पिकासो मोदिगिलानी से अपनी सारी बेइज्जती का बदला अच्छे से लेने वाला था। उसने सबके सामने अपनी सबसे खास प्रदर्शनी पेश की, एक ऐसी प्रदर्शनी जिस पर काम जारी है। वो मोदिगिलानी की प्रेमिका जीन की तस्वीर बना रहा है। ये देखकर मोदिगिलानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में अपनी पोर्ट्रेट, जिसे उसने पिकासो के एग्जीबिशन में रखा था, उठाकर पटक दिया। पर उसका गुस्सा बेवजह है। जीन की अब एक बेटी है और ये सब उसने अपने बच्चे के भविष्य के लिए किया था। उसे समझना चाहिए कि अब उनके बीच ईगो के लिए कोई जगह नहीं बची। जीन अब भी अपने पिता के पास रहती है, क्योंकि मोदिगिलानी का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। वो फिलहाल उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता है। जीन के पिता की एक शर्त है, अगर जीन मोदिगिलानी से कोई रिश्ता ना रखे तो उसे और उसके बच्चे को अपने यहाँ रहने देगा। लेकिन अगर वो उस यहूदी से शादी करने का सोचती भी है, तो वो उससे उसका बच्चा छीन कर किसी अनाथालय में दे देगा। उसने मोदिगिलानी को धमकी दी। आजकल मोदिगिलानी को पैसे कमाने के लिए ऐसे भी काम करने पड़ रहे हैं जो उसे जरा भी पसंद नहीं थे। एक अमेरिकन पोएट गेर्ट्रूड स्टीन ने उसे अपना पोर्ट्रेट बनाने के लिए कई बार कहा था, पर हर बार वो उसे टालता रहा। लेकिन अब उसे अपनी पसंद के इतर भी काम करना पड़ रहा है। जब वो स्टीन की तस्वीर बना रहा था, उसने उसे सलाह दी कि उसे कंपटीशन में हिस्सा ले लेना चाहिए। क्या अद्भुत नज़ारा होगा जब पिकासो और मोदिगिलानी एक दूसरे से कम्पीट करेंगे। वैसे भी पैसों की उसे बहुत ज़रूरत है, पर सवाल तो ये है कि क्या पिकासो भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। उसके पास न तो पैसों की कोई कमी है और ना ही उसे किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत है। एक दिन पुलिस मोदिगिलानी को पकड़कर थाने ले आई। वो हशीश पीने के चक्कर में धर लिया गया था, पर किसी चाहने वाले ने पुलिस को फाइन भरकर उसे छुड़ा दिया। जब एस्बो उसे जेल से लेने आया तो बताता है कि उसका एक पेंटर दोस्त मॉरिस उट्रिलो फिर से पागलखाने में भर्ती है। जब मोदिगिलानी उट्रिलो से मिलने असाइलम पहुंचा तो देखता है कि वो बुरी तरह चेन से जकड़ा हुआ है। उसने रोते हुए मोदिगिलानी से कहा कि वो उससे वादा करे कि उसे यहाँ मरने नहीं देगा। इधर जीन भी अब मोदिगिलानी के साथ रहने चली आई। हालांकि उसके पिता ने धमकी दी थी कि अगर वह ऐसा करती है तो वो प्रशासन से उसे अनफिट मां घोषित करके उसके बच्चे को कॉन्वेंट में दान कर देगा। पर जीन ने बात नहीं मानी। कुछ दिनों बाद जब मोदिगिलानी और जीन एक पार्टी में गए तो उन्हें पता चला कि उस दिन मोदिगिलानी का बेल पिकासो ने कराया था। पर आदत से लाचार मोदिगिलानी ने इसका एहसान मानने से मना कर दिया। कहा कि उसने उसका बेल कराने के लिए नहीं कहा था। पिकासो अगले दिन उसे कंट्री साइड ले गया। वे एक पुराने आर्टिस्ट पियरे रेनोर के घर जा रहे हैं। यहाँ वो अपनी कुछ आखिरी बची सांसें गिन रहा है। जब वे दोनों वहां से लौट रहे थे, पिकासो मोदिगिलानी से कहता है कि पेरिस ऐसा शहर है जहां लोग कला के दीवाने हैं। केवल कोई बेवकूफ़ी होगा जो इसका फायदा नहीं उठाएगा। उसका साफ इशारा उसी की तरफ था। वो उससे कहता है कि पेंटिंग उसकी हर जरूरत को पूरा कर सकती है।
धन दौलत, आराम, सुरक्षा, सब कुछ जो वो चाहे उसे मिल सकता है। पिकासो चाहता है कि वो भी उसी की तरह ढेरों पेंटिंग्स बनाए और इसका फायदा उठाए। कुछ हद तक मोदिगिलानी ने कोशिश भी की कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करे और पैसे बनाए, पर उसकी शराब की लत उसे वहीं पर ला देती है जहां से वो शुरू करता है। एक दिन नशे में उसे याद आया कि उसने अपने दोस्त उट्रीलो से वादा किया था कि वो उसे पागल खाने में मरने नहीं देगा। नशे में धुत उसे अपने दोस्त उट्रीलो की लाश नदी में तैरते हुए दिखाई दी। वो उसे बचाने के लिए नदी में कूद गया। बाद में एक सिपाही ने जब उसे डूबते हुए देखा तो उसकी जान बचाई। हालांकि उट्रीलो कब का पागल खाने से बाहर आ चुका है और अगले दिन उसके डूबने की खबर पाकर उससे मिलने भी आया। कुछ दिनों बाद एस्बो ने बेर्थे वेल, जो कि एक आर्ट डीलर है, उससे मोदिगिलानी की पेंटिंग्स के एग्जीबिशन की डील की। ये मोदिगिलानी के लिए एक बड़ा मौका था। जब लोग उसके पेंटिंग्स के बारे में जान सकते थे तब उसकी कला के अच्छे खरीदार मिलने की उम्मीद बंधती। पर जैसे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मोदिगिलानी के नंगे पेंटिंग्स संस्कृति के खिलाफ हैं। पुलिस ने सारी पेंटिंग्स गैलरी से हटवा दी। असल में ये करतूत पिकासो की थी। सारे किए किराए पर पानी फिर गया। आज जैसे केवल यही एक बुरी खबर नहीं थी। उसे पता चला कि जीन के पिता ने उसकी बेटी को एक कॉन्वेंट में दान कर दिया है। अब तो अपने बच्चे की कस्टडी के लिए पैसा कमाना उसकी मजबूरी हो गई। अब जीन भी दूसरी बार गर्भवती है। आज मोदिगिलानी ने उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए अपना नाम सूची में लिख दिया और प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए पिकासो को ललकार लगाई। पिकासो की इस प्रतियोगिता में शामिल होते ही ये रोमांचक हो गया। दो धुरंधर एक दूसरे को हराने के लिए कुछ भी करेंगे। ये पूरे शहर के लिए एक बड़ी खबर होगी। मोदिगिलानी इस प्रतियोगिता में सबसे बेहतरीन पेंटिंग पेश करेगा। उसने शहर के एक बड़े फैशन हाउस से एक कीमती कपड़ा चुरा लिया। वो इस कपड़े में अपनी प्रेमिका गर्भवती जीन की तस्वीर बनाना चाहता है। इधर पिकासो समेत दूसरे कलाकार भी इस रेस में खुद की सबसे नायाब पेंटिंग पेश करने की होड़ में लग गए। प्रतियोगिता की तारीख से पहले काम खत्म करना सबके लिए बड़ा तनाव से भरा था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब वे सब अपने अपने पोर्ट्रेट की नुमाइश के लिए तैयार हैं। मोदिगिलानी ने अपनी पेंटिंग को एग्जीबिशन हॉल तक पहुंचाने का काम एस्बो को दिया। आज भले वो हारे या जीते, वो चाहता है कि जीन को एक खुशखबरी दे। वो जीन और अपने रिश्ते को कानूनी अधिकार देगा। वो पेंटिंग खत्म करने के बाद अपनी और जीन की शादी का लाइसेंस बनवाने चला गया। उसके पास आराम करने का वहां बड़ा समय था। वो शाम तक वहीं सोता रहा जब तक कि उसका लाइसेंस नहीं बन गया। एग्जीबिशन शुरू होने में अभी समय है, इसलिए लाइसेंस बनवाने के बाद उसने एक बार में काफी शराब पी। उसे पूरा भरोसा है कि प्रतियोगिता वही जीतेगा। खुशी के मारे उसने ज्यादा ही शराब पी ली, पर उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। जब वो जाने लगा तो बार मालिक के गुंडों ने उसे बुरी तरह पीटा। वे फ्री में पीने वालों को ऐसे ही सबक सिखाते हैं जो उन्हें हमेशा याद रहे। इधर एग्जीबिशन का समय हो गया, पर यहाँ अब तक मोदिगिलानी का कोई अता पता नहीं है। किसी को कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ है। जब एग्जीबिशन में पोर्ट्रेट दिखाए गए तो मोदिगिलानी की पेंटिंग ने सबसे ज्यादा ध्यान बटोरा। सभी को उसकी पेंटिंग लाजवाब लगी। उसने जीन से एक बार कहा था कि वो उसकी आंखें तब बनाएगा जब वो उसकी आत्मा को जान जाएगा, और आज उसने पेंटिंग में उसकी आंखें भी बनाई। मोदिगिलानी ने प्रतियोगिता जीत ली और अपने प्रतिद्वंदी पिकासो को हराकर उसे अपना प्रशंसक बना लिया। पर कार्यक्रम के खत्म हो जाने के बाद भी वो नदारद था। जब जीन घर में उसका इंतजार कर रही थी, मोदिगिलानी जख्मी हालत में किसी तरह घर पहुंचा। उसकी हालत बहुत खराब है। जब उसके दोस्त उसे बधाई देने उसके घर आए तो देखा कि वो जीन के बगल बिस्तर पर अधमरा पड़ा हुआ है। वे किसी तरह उसे अस्पताल ले गए। उसकी चोटें बहुत गंभीर थी। उसके सारे जानने वाले, उसके दोस्त और साथी उससे मिलने आए। अगले दिन अस्पताल में उसने अपनी पत्नी जीन के सामने अपनी आखिरी सांसें मौत के हवाले कर दी। मोदिगिलानी की आखिरी याद को उनके साथियों ने एक क्ले मोल्ड में संजो कर रख लिया। 2 दिन बाद गर्भवती जीन ने भी घर की ऊपरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। वो अपने पति से इतना प्यार करती थी कि उसके बिना जीना मुमकिन नहीं था। एक कैथोलिक के रूप में उसने आत्महत्या करके नर्क में हमेशा जलने के पाप को भी स्वीकार लिया। उन दोनों की कब्र एक दूसरे के अगल बगल आज भी ये कहानी बयां करती है।
उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।